वेलकम टू अपना क्राइम। आई एम अंकित। कस्टम यानी रीति रिवाज तो कुछ मुट्ठी भर लोगों को अगर छोड़ दें तो ऐसा एक सिंगल पर्सन नहीं बचेगा जो किसी ना किसी कस्टम को फॉलो ना करता हो। मतलब अपने आसपास ही देख लो, ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो किसी ना किसी रीति रिवाज यानी कस्टम को फॉलो ना करता हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कंट्री का हो। इट डजेंट मैटर, हम सभी किसी ना किसी कस्टम को तो फॉलो करते ही हैं। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे that why custom is an important to law, formation of custom, origin and nature of custom, requirements of a valid custom. So why custom is an important to law? तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस में कौन आया? ह्यूमन बींग्स। तो जैसे जैसे समय गुजरा इंसानों ने जीने के नए नए तरीके ढूंढे और इसी प्रोसेस के दौरान कस्टम्स का भी फॉर्म हुआ। और अगर हम बात करें मोनार्कीज की यानी पुराने जमाने में राजा महाराजाओं की, तो तभी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कस्टम्स के थ्रू ही रेगुलेट की जाती थी। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रेगुलेटेड बाय कस्टम। और जब ब्रिटिशर्स ने आजादी से पहले हिंदू लॉ को इनेक्ट करना चालू किया या आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हिंदू लॉ को इनेक्ट करना चालू किया यानी बनाना चालू किया, तो कस्टम्स को एज अ बेस मानकर ही हिंदू लॉ को बनाया, यानी कस्टम्स को ध्यान में रखकर ही हिंदू लॉ के जो लॉज हैं उनको बनाया। और कस्टम्स को क्यों ध्यान में रखा गया? वो इसलिए कि किसी भी दो डिफरेंट रिलीजन के बीच कस्टम एक डिफरेंशिएटर होता है। कस्टम ही जो होता है वो किसी भी रिलीजन के बारे में हमें बताता है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन जीव है, कौन पारसी है। अभी मुस्लिम मैरिजेस के जो लॉज हैं वो हिंदू मैरिजेस पे तो अप्लाई नहीं कर सकते ना, या हिंदू मैरिजेस के लॉज मुस्लिम मैरिजेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक अलग अलग सेपरेट लॉज हैं, सेपरेट डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं, दोनों अलग अलग रिलीजन हैं, दोनों के अलग अलग कस्टम्स हैं। तो इसीलिए किसी भी पर्सनल लॉ को, जैसे हिंदू लॉ को बनने के लिए कस्टम्स का होना इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन सोसाइटी दैट वी लिव इन runs by an custom and governed by an law, so that's why custom is an important for making an law. So formation of custom, जब किसी भी बिहेवियर को बार बार एक ही पर्टिकुलर तरीके से दोहराया जाए तो उसे हम कस्टम की कैटेगरी में डाल देते हैं। इसे और अच्छे ढंग से समझने के लिए हम ओरिजिन एंड नेचर ऑफ कस्टम देखते हैं। तो जब इंसानों ने ग्रुप्स में रहना स्टार्ट किया तो ये स्वाभाविक था कि उन्हें एक सर्टेन पैटर्न ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर कन्फर्म करने चाहिए। मतलब उन्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सा बिहेवियर सभी के साथ रहने के लिए ठीक है और कौन सा बिहेवियर ठीक नहीं है। तो बाय एक्सपीरियंस मैन लर्न दैट अ पर्टिकुलर मोड ऑफ बिहेवियर ऑफ कंडक्ट वाज कंड्यूसिव टू कलेक्टिव लिविंग। और समय के चलते इंसानों ने ये सीखा भी, और यही बिहेवियर, यही पैटर्न ऑफ बिहेवियर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इमर्ज हुए। और इन्हीं बिहेवियर में कंसिस्टेंसी आई, स्पॉन्टेनियसनिटी आई, यानी हम इन्हीं बिहेवियर को कंसिस्टेंटली यूज करने लगे, लगातार यूज करने लगे। और जब किसी भी बिहेवियर में कंसिस्टेंसी, स्पॉन्टेनियसनिटी आ जाती है, हम उन्हें लगातार यूज करने लगते हैं, तो क्या हम उन्हें अनकॉन्शियसली यूज करते हैं? हम उन्हें कॉन्शियसली यूज करते हैं। और जब हम ये स्टेज पहुंच जाती है, व्हेन दिस स्टेज इज रीच्ड, द पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर इज कॉल्ड यूसेज, यानी कि वो यूसेज में आने लगते हैं, उपयोग में आने लगते हैं। जब किसी बिहेवियर में कंसिस्टेंसी, स्पॉन्टेनियसनिटी आ जाती है। ये हैं जॉन डॉसन मेन। ये बताते हैं कि जब कोई भी बिहेवियर इंपेरेटिव नेचर का हो जाए, मतलब उस बिहेवियर को फॉलो करना अनिवार्य हो जाए, एकदम पक्का हो जाए कि अब तो करना ही करना है, तो वही बिहेवियर यूनिफॉर्मिटी प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर। इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे फिजिक्स में यूनिफॉर्म मोशन होता है। जैसे पॉइंट ए से कोई ट्रेन पॉइंट बी तक 20 की स्पीड से गई और उसकी स्पीड रास्ते के बीच में ना 19.9 हुई
मिनट 20.1 हुई, तो इसको क्या कहेंगे फिजिक्स में? यूनिफॉर्म मोशन। अभी इस एग्जाम्पल को हम अपने इस हिंदू लॉ के बिहेवियर से रिलेट कर देखें तो क्या ऐसा होता है कि किसी एक फैमिली में एक इंसान की शादी हुई आज, उसमें हिंदू लॉ के सारे कस्टम्स फॉलो किए गए, और उसी घर में 6 महीने बाद एक दूसरी शादी हुई, उसमें हिंदू लॉ का कोई कस्टम फॉलो नहीं किया गया, तो ये तो यूनिफॉर्मिटी नहीं हुई ना। तो यूनिफॉर्मिटी ही नहीं होगी किसी भी कस्टम में, तो उसको कस्टम की कैटेगरी कैसे दे दी जाएगी? तो किसी भी कस्टम के होने के लिए एक स्टेज ये होता है कि उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यानी कि जब कोई भी बिहेवियर इंपेरेटिव नेचर का होता है, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है उसमें, देन इट प्रोड्यूसेस अ बिलीफ, यानी कि जब किसी भी बिहेवियर में को एकदम फॉलो करना पक्का हो जाता है, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, तो उसमें हम विश्वास करने लगते हैं, बिलीफ आ जाता है, देन इट प्रोड्यूसेस अ बिलीफ। और जब कोई भी बिहेवियर यूनिफॉर्म हो जाता है, उसको परसिस्टेंटली यूज करने लगते हैं, यानी परसिस्टेंट यूसेज हो जाता है, तब वही बिहेवियर एक पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर ग्रुप को कंट्रोल या रेगुलेट करने लगता है। और ऐसा जब हो जाता है देन इट बिकम्स अ कस्टम। अभी किसी भी बिहेवियर को जैसे कभी रेगुलेट करने लगता है, वो कैसे कि किसी भी बिहेवियर, कोई भी बिहेवियर जब कस्टम बनने की प्रोसेस में होता है तो उसे फॉलो करना एकदम पक्का हो जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि इस मैरिजेस में हमने फॉलो कर लिया, अगले में नहीं किया, या मन किया तो कर लिया। तो इसीलिए जब कोई भी बिहेवियर में यूनिफॉर्मिटी, परसिस्टेंट यूसेज आ जाता है, देन इट बिकम्स अ कस्टम। इसे याद रखने के लिए हम एक क्विक पॉइंट्स में देखते हैं। तो जो कस्टम होता है अपने इनिशियल स्टेज में एक नॉर्मल बिहेवियर होता है। क्या होता है? एक नॉर्मल बिहेवियर होता है। वही बिहेवियर के उसके सेकंड स्टेज में पैटर्न बनना चालू होते हैं। क्या होते हैं? पैटर्न बनना चालू होते हैं। और जब किसी भी बिहेवियर के पैटर्न बन जाते हैं तो उसे यूज करने लगते हैं, यूसेज में आ जाता है। और जब यूसेज में आ जाता है तो उसमें बिलीफ आने लगता है। मतलब कोई बिहेवियर जब इंपेरेटिव नेचर का हो जाता है और यूसेज उसमें पैटर्न बन जाते हैं तो क्या होता है? उसमें बिलीफ आ जाता है। उसी जब बिलीफ आ जाता है, जब उसमें बिलीफ आ जाता है, इंपेरेटिव नेचर का हो जाता है और पैटर्न भी बन जाते हैं, तो उसी बिहेवियर में क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी आती है। और जब किसी भी बिहेवियर में यूनिफॉर्मिटी आ गई तो देन इट बिकम्स अ कस्टम। सिंपल। अब देखते हैं कि किसी भी एक वैलिड कस्टम को होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई भी कुछ भी कस्टम बना ले। एक सर्टेन पॉइंट से सर्टेन चीजें हैं ना जो कस्टम में होनी ही चाहिए, तभी उसे एक वैलिड कस्टम माना जाएगा। तो इट कस्टम शुड बी एंशिएंट, कस्टम शुड बी कॉन्टिन्यूअस, उसे सर्टेन होना चाहिए, उसे अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, उसे इमोरल नहीं होना चाहिए, उसे कस्टम को पब्लिक पॉलिसी को खिलाफ नहीं होना चाहिए, उसे अपोज करता हुआ नहीं होना चाहिए, और उसे किसी भी लॉ के अपोज करता हुआ नहीं होना चाहिए। अब किसी भी बिहेवियर को या किसी भी कस्टम को एंशिएंट कब माना जाएगा? तो जब किसी भी कस्टम में एंटिक्विटी होती है। क्या होती है? एंटिक्विटी होती है, तो उसे एक कस्टम मान लिया जाता है। अब एंटिक्विटी होने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम होना बहुत जरूरी है, लेकिन टिल दिस डे आज तक ऐसा कोई भी लॉ या ऐसा कोई फिक्स टाइम ही नहीं है जिससे हम पता लगा सकें कि कोई भी कस्टम में कितने टाइम के बाद उसमें एक एंटिक्विटी आ जाती है। तो इसी के लिए जो सेक्शन 3A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, उसमें ये बहुत टाइम तक ऑब्जर्व किया गया, फिक्स नहीं किया गया है, जस्ट ऑब्जर्व या ओपिनियन दिया गया है, टाइम टू टाइम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया गया है कोर्ट्स के थ्रू, कि जब किसी भी बिहेवियर में 100 ईयर्स ओल्ड हो जाए, यानी 100 ईयर्स कोर्ट में प्रूव हो जाए कि 100 ईयर्स कोई कस्टम पुराना है, तो उसमें सफिशिएंट एंटिक्विटी मान ली जाएगी। तो जब किसी भी बिहेवियर में सफिशिएंट एंटिक्विटी आ जाए तो उसे एंशिएंट मान लिया जाएगा, और जब किसी भी बिहेवियर को एंशिएंट मान लिया गया तो उसको
एक वैलिड कस्टम माना जाएगा। और अ कस्टम कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एग्रीमेंट, यानी कि कोई भी कस्टम जस्ट बाय एग्रीमेंट नहीं आ सकता है। वो कैसे कि मैं और मेरा दोस्त किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर या किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिस के लिए राजी हो गए या एग्रीमेंट हो गए, तो वो एक कस्टम की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। और सिमिलरली नो न्यू कस्टम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। तो अगर हम इसे एग्जाम्पल से सीखें देखें, यानी हम इसे केस से देखें, तो मद्रास कोर्ट का एक केस है जिसमें ये सवाल था एक ऑर्गेनाइजेशन का या द सेल्फ रेस्पेक्टेटर्स ऑफ तमिलनाडु के, कि क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रेडिशनल सेरेमनीज को रिप्लेस करके सिंपल सेरेमनीज से रिप्लेस कर सकती है। तो इसमें जो तमिलनाडु की जो सेल्फ रेस्पेक्टेटर्स कल्ट थे तमिलनाडु के, उनका सीधा सा मतलब था कि जो ट्रेडिशनल सेरेमनीज होती हैं मैरिजेस की, उनको सिंपल मैरिजेस सिंपल सेरेमनी से सब्स्टिट्यूट करना, और ऐसी शादी यानी कि ट्रेडिशनल जो सेरेमनीज होती हैं उनको रिप्लेस करके सिंपल सेरेमनीज के थ्रू, ऐसी पहली शादी 1925 में हुई। कब हुई? 1925 में, 1925 में। और ठीक 25 साल बाद 1954 में इसका एक पहला केस आया। तो इसमें एक क्वेश्चन था कि कुड दिस सेरेमनी बी कंसीडर्ड एज अ पीरियड एज एस्टेब्लिश्ड बाय कस्टम, कि क्या ये जो सेरेमनी से शादी हुई है 1925 में, इसे एक वैलिड मैरिज वैलिड कस्टम माना जाएगा। और जब वैलिड कस्टम ही नहीं माना जाएगा तो वैलिड मैरिज भी नहीं मानी जाएगी, सिंपल। तो उसमें कोर्ट ने अपना व्यू दिया कि 25 साल किसी भी प्रैक्टिस को एक कस्टम की रैंक तक पहुंचने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं है। सो द कोर्ट सेड दैट 25 years is not sufficiently long period to elevate a practice to the rank of a custom. So customs, और इसका दूसरा जो केस था वो आया था 1966 में। तो इसमें सीधा सीधा सवाल पूछा गया था कि किसी भी कस्टम को एक वैलिड कस्टम होने के लिए कितनी एंटिक्विटी होनी चाहिए, यानी जो फिक्स टाइम है वो कितना होना चाहिए। तो इसमें भी कोई यूजफुल पर्पस सॉल्व नहीं किया गया। इसमें भी कोर्ट्स ने अपना व्यू दिया कि कोई भी इंसान एक नया कस्टम बनाने या कोई भी नया लॉ बनाने के लिए बिल्कुल भी फ्री नहीं है। ये काम किसका है? लेजिस्लेचर का। तो कस्टम शुड बी कॉन्टिन्यूअस। तो कंटिन्यूटी ऑफ ए कस्टम इज एन एसेंशियल टू एंटिक्विटी। तो जो कस्टम है उसमें कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। मतलब मान लो किसी भी कस्टम में एंशियंट है, यानी उसमें एंटिक्विटी है, लेकिन उसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं है, तो उसको एक वैलिड कस्टम नहीं माना जाएगा। कॉन्टिन्यूटी मतलब कोई भी कस्टम 400 साल पुराना है लेकिन उसे बीच में ही छोड़ दिया गया, उसे यूज ही नहीं किया गया, तो ये क्या इंडिकेशन है? एक अबेंडनमेंट का इंडिकेशन है। और किसी भी कस्टम को किसी भी लॉ के द्वारा रिपेल करना इट्स एन वेरी इम्पॉसिबल टास्क। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अबेंडनमेंट ही एक ऐसा एक्सेप्शन है जो किसी भी कस्टम को रिपेल कर सकता है। और कस्टम इट शुड बी सर्टेन। तो कस्टम को सर्टेन होना चाहिए, यानी उसे वैग्यू नहीं होना चाहिए, उसे इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए, यानी उसे बेतुका नहीं होना चाहिए किसी भी कस्टम को। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कस्टम एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लीगल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट मस्ट सेटिस्फाई द कोर्ट। इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं, मतलब एक केस से देखते हैं। तो इसमें जो एक प्लेंटिफ था उसका कहना था कि उसके जो बगल के खेत में जो पेड़ है उसकी छांव को लेना उसका एक कस्टमरी राइट है। क्या है? उसका एक कस्टमरी राइट है। तो इसमें जो मद्रास हाई कोर्ट के जो जज थे मिस्टर जस्टिस पांडलई, उन्होंने बोला कि ये वैग्यू, एम्बिगुअस, इंफीरियर क्लेम है, तो इसे एक कस्टम की कैटेगरी नहीं दी जा सकती। सो इट शुड नॉट बी अ वैलिड कस्टम। सो इट शुड नॉट बी अनरीजनेबल, यानी किसी भी कस्टम को अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें रीजनेबिलिटी होनी चाहिए। अभी कोई भी कस्टम ऐसे ही कोई
उसको नहीं बना सकता, ना ही उसमें अनरीजनेबिलिटी होनी चाहिए। एंड अनरीजनेबल कस्टम इज वॉइड, ऑल्दो ऐसा भी नहीं है कि कोई भी कस्टम हमेशा रीजनेबिलिटी पे ही बनाया जाए। तो रीजनेबिलिटी किसी भी कस्टम की टाइम टू टाइम, सोसाइटी टू सोसाइटी, प्लेस टू प्लेस डिपेंड करती है। आज कोई कस्टम का जो रीजनेबल उसके जो वैलिड पॉइंट्स हैं वो रीजनेबल हैं, 50 साल बाद वो अनरीजनेबल हो जाए, या कोई भी कस्टम 50 साल पहले वो रीजनेबल था अभी अनरीजनेबल की कैटेगरी में हो। तो ये टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस बदलता रहता है। तो इट शुड नॉट बी इमोरल, कोई भी कस्टम इमोरल नहीं होना चाहिए। ये भी टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, सोसाइटी टू सोसाइटी हमेशा वेरी करती है। इसको अगर एग्जाम्पल से देखें तो अ कस्टम परमिटिंग अ वुमेन टू लीव हर हस्बैंड एंड टू रीमैरी विदाउट हिज कंसेंट, यानी एक पत्नी को उसका एक कस्टमरी राइट बन जाए कि उसको अपने पति को बिना बताए, बिना उसके कंसेंट के उसे छोड़ देना और रीमैरी कर लेना, दूसरी शादी कर लेना। ये इसका लॉस के पर्सपेक्टिव से होना एक अलग कैटेगरी है, वैसे ही डिसर्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन ये कस्टमरी राइट होना, ये कस्टम होना कि ऐसा हमारा कस्टम है, देन इट इज इमोरल। और अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक दे देता है जस्ट कुछ पैसे देकर, उसे बिना बताए, उसके बिना कंसेंट के, तो ये ऐसा कस्टम भी होना, इट्स एन इमोरल। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर देखें कि जिससे हमें एक अच्छा समझ में आएगा, तो सती प्रथा जो थी आज से कई साल पहले वो काफी प्रचलन में थी। तो वो क्या थी उस टाइम के हिसाब से, वो जब मोरल थी, लेकिन अभी के टाइम के हिसाब से अगर देखें, मॉडर्न टाइम के हिसाब से, तो क्या सती प्रथा हम मोरल मानेंगे, उसे इमोरल ही मानेंगे ना। तो ये वेरीज करती है टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, हमेशा वेरीज करती है। तो कस्टम मस्ट नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अ कस्टम विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी इज वॉइड। तो ऐसा कस्टम होना, यानी जो डांसिंग गर्ल्स होती हैं उनके बीच ऐसा कस्टम होना कि वो एक या एक से ज्यादा जो लड़कियां हैं या डॉटर्स हैं उनको अडॉप्ट कर सकें, ये तो पब्लिक पॉलिसी के, मोरालिटी के खिलाफ हुआ ना। फिर वही बात, ये लॉ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, राइट टू इक्वलिटी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, उससे देखा जाए वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये कस्टम होना कि ये ऐसा हमारा कस्टम है तो हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हमें करने से कोई नहीं रोक सकता, देन इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ना। तो सिमिलरली एक कस्टम किसी ट्रस्टी को, यानी रिलीजियस ट्रस्टी को एंडाउमेंट टू सेल द ट्रस्ट हैज बीन हेल्ड टू बी कॉन्ट्ररी टू पब्लिक पॉलिसी। मतलब अगर एक और एग्जांपल देखें, जैसे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है, उसको एक वंशानुगत जो लोग हैं वो संभालते आ रहे हैं पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के ट्रस्ट को। अभी वो कहें कि ये हमारा कस्टमरी राइट है कि हम अपने इस ट्रस्ट को किसी और को बेच सकते हैं या बेच देते हैं, तो ये क्या होगा, पब्लिक पॉलिसी को अपोज करता हुआ होगा। देन ये जो कस्टम होगा वो एक वैलिड कस्टम नहीं माना जाएगा। तो इट मस्ट नॉट बी अपोज टू लॉ। और जब ये बात की जाए कि कोई भी कस्टम लॉ को अपोज ना करता हो, तब वो बात करते हैं स्टैट्यूटरी लॉ को अपोज ना करता हो। और कोई भी लॉ स्टैट्यूटरी लॉ को अपोज ना करता हो लेकिन वो सैक्रेड लॉ को अपोज करता हो, ये चलेगा, लेकिन स्टैट्यूटरी लॉ को अपोज ना करता हो। अभी सैक्रेड लॉ क्या होता है, वही पुराने जमाने में जो धर्म होता था, कस्टम्स होते थे, इन्हें हम सैक्रेड लॉ की कैटेगरी में ही देखते हैं हिंदू लॉ में। एंड द कोडिफाइड हिंदू लॉ हैज एब्रोगेटेड अ कस्टम एक्सेप्ट इन अ फ्यू मैटर्स वेयर इट हैज बीन एक्सप्रेसली सेव्ड। सो इट्स एन ओवर नाउ। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे दैट प्रूफ ऑफ कस्टम, कस्टम के काइंड्स ऑफ कस्टम, एंड कस्टम इज एन ट्रांसीडेंट लॉ। I hope you all have understood that why custom is an important to law, formation of custom, origin and nature of custom,
एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए वैलिड कस्टम। सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू।